हाय गाइस। तो आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पे लॉफुल लर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि है ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन मतलब किसी को हमारी बात पहुंचा देना। हम अपनी बात किसी को कैसे पहुंचाएंगे। एक्सेप्टेंसेस, जब प्रपोजर ने प्रपोजल दिया तो उसकी एक्सेप्टेंस की बात, जो कि हमने ऑलरेडी डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ चुका है। रिवोकेशन का मतलब है कि कैसे उसको हमें मना करना है कि नहीं, हम ये एक्सेप्ट अब नहीं कर रहे हैं या ये प्रपोजल अब हम नहीं दे रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशंस कैसे होती हैं ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 से, जो कि बोलता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। अब जो आपका सेक्शन 3 है ये बात करता है, सबसे पहले बोलता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट or omission of the party proposing or accepting or revoking, or by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, of which has the effect of communicating it। सिर्फ बहुत दो इसमें चीजों का बार बार यूज हुआ है, सेम वर्ड्स बार बार यूज हुए हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर किसी इंसान को अपने प्रपोजल के बारे में बताना है कि ये प्रपोजल मैं दे रहा हूँ, या किसी को ये बताना है कि ये प्रपोजल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये बताना है कि ये प्रपोजल अब मैं ना एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना मैं आपको दे सकता हूँ, रिवोक कर रहा है वो इंसान। तो ये सब करने के लिए उस इंसान को या तो कोई एक्ट करना पड़ेगा या कोई ओमिशन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये एक्ट या ओमिशन उसको ये अपना कम्युनिकेशन पूरा करने के इंटेंशन से करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटेंशन जरूरी है। इंटेंस का मतलब आपका इंटेंशन, आप किस वजह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे वजह होनी चाहिए कि वो अपना कम्युनिकेशन करना चाहता है, चाहे वो प्रपोजल का हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस का हो, चाहे वो रिवोकेशन का हो। रिवोकेशन दो चीजों की होगी, प्रपोजल की भी और एक्सेप्टेंस की। मतलब इन दोनों में से किसी भी एक चीज की रिवोकेशन हो सकती है। तो कोई भी इंसान जब किसी इंटेंशन के साथ कोई एक्ट या ओमिशन करता है जिससे कि वो ये बता सके कि मैं आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो वो होता है आपका कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है सेक्शन 4, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि कोई भी कम्युनिकेशन है वो किस तरह कंप्लीट होता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे बेयर एक्ट में सेक्शन क्या दिया है। सेक्शन दिया है कि द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। कब कंप्लीट होगी? एक इंसान ने जब दूसरे इंसान को, ए ने अगर बी को बोला कि मैं ये घर बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदेंगे? तो ये हो गया प्रपोजल। तो जैसे ही उसने ये सुन लिया तो ये प्रपोजल कंप्लीट हो गया। मतलब जैसे ही सामने वाले की नॉलेज में ये बात आ गई, प्रपोजल कंप्लीट हो गया। फिर बात करते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ए अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। अब सबसे पहले बोला एज अगेंस्ट द प्रपोजर, इसका मतलब है अगर ए प्रपोज कर रहा है तो इस ये कब इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी कि इसकी तरफ से अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो कब होगा कि उसने इस तरह से ट्रांसमिशन में रख दिया। अब अगर उसने बात बोल दी, अगर उसने बात बोल दी तो वो बात अब इसके अगेंस्ट पूरी हो चुकी है। अब ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आगे क्या निर्णय लेता है। सिमिलरली एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, अगर ए ने प्रपोज किया था, ए ने प्रपोज कर दिया कि ये मेरा प्रपोजल है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं? ए ने जैसे ही बोल दिया, बी ने सुन लिया,
ए के अगेंस्ट पूरा हो गया, अब ए कुछ नहीं कर सकता, अब तो बोल दिया नॉलेज में आ गया बी के, अब ए कुछ नहीं कर सकता। अब बी, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बी के एक्सेप्ट करते ही, जैसे ही वो ए के नॉलेज में आ गया, बी के अगेंस्ट पूरा हो गया, बी अब कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही ए के नॉलेज में आया, बी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं लेटर के थ्रू भेजे गए, जो भी हमारे लेटर के थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें क्या होता है। अगर ए ने एक लेटर पे लिख के भेजा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, क्या आप इसको खरीदेंगे। जैसे ही ए ने उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, अभी कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, ट्रांसमिशन में आ गया, इसने तो अपनी बात बोल दी, तो ए के अगेंस्ट ये पूरा हो गया, ए अब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सेप्टेंस पूरा। एक्सेप्टेंस, ये हो गया इसकी तरफ से प्रपोजल पूरा। अब एक्सेप्टर के पास ये पहुंचा, जिस इंसान को उसने प्रपोज किया था उसके पास पहुंचा, उसने वो लेटर पढ़ा, उसने बोला मुझे स्वीकार है, उसने एक्सेप्टेंस का लेटर बनाया और वो वापस से डाल दिया पोस्ट बॉक्स में। पोस्ट बॉक्स में जैसे ही डाला, ये अगेंस्ट एक्सेप्टर यानी कि बी के अगेंस्ट भी पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो ट्रांसमिशन में आ गया है कि बी ने अब भेज दिया, बी के हाथ से लेटर निकल गया, तो ये अगेंस्ट बी पूरा हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है? तो सबसे पहले बोला गया है अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट when it is put in the course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it. अब मान लीजिए प्रपोजल तो भेज दिया इन्हें, उसको रियलाइज हुआ मैंने गलत भेज दिया है, मैंने गलत कोटेशन कर दिया, मुझे किसी एक्स को करना था, मैंने गलती से बी को भेज दिया है, तो वो तुरंत दूसरा लेटर डालता है, या कोई टेलीग्राम भेजता है, या टेलीफैक्स भेजता है, कुछ भी ऐसी चीज भेजता है जिससे कि वो रिवोक कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना। तो जैसे ही उसने वो भेज दिया, उस प्रपोजर के अगेंस्ट बात खत्म हो जाएगी, उसके अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है, रिवोकेशन उसके अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड बात बोलता है इज अगेंस्ट द पर्सन टू whom इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। अब ये किसके अगेंस्ट? बी, जिसको प्रपोज किया था, उसके पास जैसे ही पहुंचा ये रेवोकेशन का टेलीग्राम, टेलीफैक्स, कुछ भी जो भी भेजा था उसने, वो पहुंचा, जैसे ही उसके नॉलेज में आया, वैसे ही मान लिया जाएगा कि उस एक्सेप्टर का, जो बी है, जो एक्सेप्ट करने वाला था, उसके अगेंस्ट रेवोकेशन कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए ए ने बी को लेटर से भेजा कि ठीक है ये मेरा प्रपोजल है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इससे पहले कि वो लेटर पर पहुंचता, रेवोकेशन का लेटर पहले पहुंच गया, रेवोकेशन का टेलीग्राम था वो पहले पहुंच गया। वो पहुंचने से क्या होगा? रिवोक हो चुका है, अब पहले ये नॉलेज में आ गया, तो अब बाद में भी अगर प्रपोजल का लेटर पहुंचेगा तो ये माना जाएगा कि वो रिवोक हो चुका है। बट अगर इसका ऑपोजिट सिचुएशन होता कि ए ने जब प्रपोजल भेज दिया, बी ने वो प्रपोजल सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, और अब उसका वो रिप्लाई भी कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर दिया, और उसके बाद रिवोकेशन का पहुंच रहा है, तो क्या होगा? नहीं होगा, अब रिवोक नहीं हो सकता, अब तो बी ने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह टेलीफोनिक होता है। टेलीफोन पे क्या बोला जाता है कि जैसे ही उसने सुना, एक ने बोला, वैसे ही उसके अगेंस्ट पूरा हो गया, और जैसे ही सुनने वाले ने सुना, वैसे ही उसकी नॉलेज में आ गया, उसी वक्त रिवोकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सबसे पहला है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या हुआ था कि एक आदमी था, उसका नेफ्यू हो गया था, तो उसने अपने सर्वेंट को भेजा, बोला कि जाइए आप मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाइए। वो ढूंढ के ले आया, उस बीच में जब वो ढूंढने गया था, इसने एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाके देगा मैं उसको पैसे दूंगा, एक रिवॉर्ड दूंगा। ये तो ढूंढ के ले आया, लेके भी आ गया, एवरीथिंग वाज फाइन, देन ही वाज
टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज जॉब, उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया ड्यू टू सम अदर रीजंस। अब उसने उसके बाद केस किया कि भाई देखिए, इनने एडवर्टीजमेंट निकाला था कि भाई आप कोई भी ढूंढ के लाएंगे मेरे नेफ्यू को तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, पर मुझे तो इनने नहीं दिया। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए, सही बात तो ये थी कि उस सर्वेंट को पता ही नहीं था ऐसे कोई एडवर्टीजमेंट का। तो जब तक आपको पता ही नहीं है, ये जनरल ऑफर था, आपको पता ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है प्रपोजल की, तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? पहले आपको पता तो होना चाहिए कि एक ऐसा ऑफर दिया गया है, ऐसा प्रपोजल रखा गया है, तब उसके एक्सेप्टेंस की बात है। सेकंड केस था पॉवेल वर्सेस ली। तो अब क्या हुआ था कि एक इंसान था, उसका ना एक इंस्टीट्यूट में उसने इंटरव्यू दिया, उसका हो गया, ऐसा उसको लगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इंटरव्यू हुआ, और जो इंटरव्यूअर कंपनी थी उसने अपना रिवील नहीं किया कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ। तो वहां का एक वर्कर था जो इसका फ्रेंड था, उसने बता दिया कि जहां तक मुझे पता है कि शॉर्टलिस्टेड हो, आपका हो गया। अब क्या हुआ, जब लिस्ट निकलने वाली थी तो मैनेजमेंट ने बोला नहीं नहीं, वी डोंट वांट दिस पर्सन। तो उन्होंने वो लिस्ट चेंज कर दी और किसी और का नाम कर दिया। तो जब वो लिस्ट आई और उसका नाम नहीं था, तो इसने ये बात केस में ले गए कि भाई, इनने तो मेरे को एक्सेप्टेंस दे दी थी, कि इनने तो बोल दिया था कि हाँ आप एक्सेप्टेड है, मैं तो लिस्ट में नाम था। तो इस पे कोर्ट ने बोला था कि जो एक्सेप्टेंस है ना, या जो ऑफर है ना, वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। ऑफर यहाँ पे कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। ये बात तो बोला ही नहीं गया था कि आप हमारे यहाँ जॉब करेंगे क्या, हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, ये मैनेजमेंट ने जाके नहीं बोला था, आपने किसी सोर्स से पता किया। तो ऐसे केस में ये नहीं माना जाएगा कि आपको प्रॉपर ऑफर किया गया है, या तो वो कंपनी खुद या उसका कोई एजेंट, जब वो आपको आके ऑफर देंगे तभी माना जाएगा कि ऑफर हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ इलास्ट्रेशंस भी है, उनमें से एक हम करते हैं। सबसे पहला इलास्ट्रेशन है, A proposes by letter to sell a house to B at a certain price. The communication of the proposal is complete when B receives the letter. A को अपना घर भेजना बेचना था एक पर्टिकुलर प्राइस पे, A ने उसको लेटर लिख के भेजा। जैसे ही B ने उसको पढ़ा, जैसे ही B के नॉलेज में आया, ये मान लिया जाएगा कि प्रपोजल कंप्लीट हो गया है। Okay, so now moving on to the second next section, section 5, which says revocation of proposals and acceptance. इसमें क्या बोला गया है? A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये बात कही थी कि रेवोकेशन जो है वो कभी भी कंप्लीट हो सकता है, एक्सेप्टेंस का जब कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होने के पहले, उसके बाद नहीं। जैसे अगर ए ने प्रपोजल भेजा बी को, और बी ने एक्सेप्टेंस का भेज दिया, उसके बाद आप रिवोकेशन का भेज रहे हो, तब नहीं माना जाएगा। आपको उनके एक्सेप्ट करने के पहले भेजना है, उनने एक्सेप्ट कर पाए उस प्रपोजल को, उसके पहले रिवोक करना है। वो एक्सेप्ट कर दिए तो मान लिया जाएगा कि अग्रीमेंट हो गया है, अब आप उसको नहीं रोक सकते। सेकेंड चीज बोली गई है, एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स। सिमिलर वे में यही बात बोली गई है कि वाइस वर्सा, अगर एक्सेप्टेंस को आपको रिवोक करना है, ए ने प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, अब बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, तो उसको उसके पहले करना पड़ेगा, इससे पहले कि ए को पता चल जाए उसकी एक्सेप्टेंस, उसको अपना रिवोकेशन भेजना पड़ेगा। अगर बी के नॉलेज में आ गई एक्सेप्टेंस, तो उसके हिसाब से तो अग्रीमेंट हो गया। अब अग्रीमेंट हो गया है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अब प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगा, अग्रीमेंट बनेगा, अग्रीमेंट बनेगा विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये तो तुरंत तुरंत होगा। तो आपको आपका एक्सेप्टेंस पहुंचे उसके पहले उसको रिवोक कर देना है कि नहीं नहीं, हमें नहीं करना है ये काम, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, इसका एक इलास्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए proposes by a letter sent by post to sell his house to B.
B accepts the proposal by letter sent by post. A may revoke his proposal at any time before the moment when B posts his letter of acceptance, but not afterwards. B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches A, but not afterwards. यही बात बोली गई कि A ने B को बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ एक प्राइस पे, लेटर लिख के भेजा, बी ने पढ़ लिया, बी ने बोला ओके, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इससे पहले कि वो एक्सेप्टेंस का लेटर उस पोस्ट बॉक्स में डाले, ए का रिवोकेशन का लेटर बी के पास पहुंच जाना चाहिए। अब दूसरा सिचुएशन ये है कि बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया, बी ने एक्सेप्टेंस भेज दी। अब बी की एक्सेप्टेंस ए के पास पहुंचे, ए उस एक्सेप्टेंस को रीड करे, उससे पहले बी को अपना रिवोकेशन का लेटर भेजना पड़ेगा ए के पास, जो ए के पास एक्सेप्टेंस के लेटर के पहले पहुंच जाना चाहिए, ताकि वो ये बता सके कि नहीं, मैं ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँ। ओके, नाउ सेक्शन 6। अब बात करते हैं रिवोकेशन। रिवोकेशन कैसे होता है, ये कैसे किया जाता है? सबसे पहले है by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party। अब अगर आपको प्रपोजर है जिसने प्रपोज किया था, उसको अगर रिवोक करना है तो उसका नोटिस देना पड़ेगा अदर पार्टी को कि भाई मैं ये दे रहा हूँ आपको नोटिस, मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ अपना नोटिस कि मुझे ये प्रपोजल आगे नहीं बढ़ाना है, मैं ये प्रपोजल नहीं रखना चाहता आपके आगे। सेकेंड, by the lapse of the time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is so prescribed, by the lapse of a reasonable time without communication of the acceptance। देखिए, दूसरी चीज बोल रहा है कि अगर कोई टाइम है, स्पेसिफाइड टाइम है, वो खत्म हो गया। ए ने बोला था कि देखिए, आप मेरा ना 1 महीने में बता दीजिए कि आपको ये प्रपोजल एक्सेप्टेड है कि नहीं है। 1 महीने का टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म, टाइम खत्म तो मतलब ये माना जाएगा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सिमिलरली एक्सेप्टेंस के लिए अगर एक टाइम दिया गया है और वो नहीं किया गया, उस टाइम उस ड्यूरेशन में एक्सेप्टेंस नहीं हुई, यही मान लिया जाएगा कि भाई आपको नहीं चाहिए, आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है, आप रिफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, और अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, कोई टाइम 1 महीने नहीं दिया प्रपोजल, तो फिर क्या करेंगे? एक रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। उस टाइम पे, जैसे अगर सर्दी का मौसम है, अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग स्वेटर्स, तो वो 3 महीने 4 महीने बाद रिस्पॉन्ड करे इज ऑफ नो यूज, क्योंकि वो सीजन ही चला गया। आपको सीजन के आस, उसी टाइम पे, जब सीजन का टाइम है, उसी टाइम पे तो करना है, तुरंत तुरंत मतलब एक आध महीने में ही करेंगे ना, कि जब उसका व्यापार हो सके। ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि वो ड्यूरेशन ही खत्म होगी उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हाँ चाहिए या नहीं चाहिए। इट्स ऑफ नो यूज। अब थर्ड है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। अब ए ने बोला कि आपको अगर मेरी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, तो आपको इससे पहले, प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहले, पहले एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर बी, जो कि एक्सेप्टर है, वो कंडीशन ही नहीं फुलफिल कर पाया, तो ये मान लिया जाएगा कि रिवोक हो गई है उसकी एक्सेप्टेंस। अब उसकी एक्सेप्टेंस का कोई मायने नहीं है। Lastly, by the death or insanity of the proposer, if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance। अब ये माना जाएगा, देखिए क्या होता है कि अगर कोई इंसान मर गया या पागल हो गया, जो प्रपोजर था वही मर गया या पागल हो गया, और ये बात बी को एक्सेप्ट करने से पहले पता चल गई, तो क्या माना जाएगा? कि प्रपोजल रिवोक हो गया। अब माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो प्रपोज कर रहा था वो इस हालत में ही नहीं है कि उसको एग्जीक्यूट करा सके, या तो वो डेथ हो गई है उसकी, या वो पागल हो गया है। तो वो दोनों ही सिचुएशन में इस कंडीशन में तो है नहीं कि एग्जीक्यूट करा सके। तो इन दोनों कंडीशन में ये माना जाएगा कि जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट होने से पहले ही रिवोक हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 7। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अब
एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। पहला कंडीशन ये है, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। आपको स्पष्ट तरीके से बोलना पड़ेगा कि ये मेरी एक्सेप्टेंस है। इस पे कोई कंडीशंस नहीं है कि अगर ऐसा नहीं, अगर वैसा नहीं। वो सब आपको एक्सेप्टेंस, जो भी आपके टर्म्स क्लॉजेस हैं, उनको पूरे को आपको स्पष्ट रूप से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. If the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may, within reasonable time after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so, he accepts the acceptance. अब ये बोल रहा है कि देखिए, आपको ना एक किसी तरीके में देना है, एक फिक्स्ड मैनर में देना है। अगर ऐसा कोई फिक्स्ड मैनर नहीं है तो आप कैसे भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये बोल दिया है प्रपोजर ने कि देखिए मेरा जो फिक्स्ड मैनर है इसी में दीजिए, आपका प्रपोजल इसी मैनर में एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो आपको उसी मैनर में देना पड़ेगा अपना एक्सेप्टेंस। नहीं तो प्रपोजर बोल देगा कि आपका एक्सेप्टेंस हमने नहीं एक्सेप्ट किया। ओके। अब सेक्शन 8 बोलता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal. अगर आपने परफॉर्म कर दिया कोई पार्ट, ठीक है, प्रपोजल किया गया था, उसकी कोई भी कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया, काम कर दिया कुछ उसमें से, या आपने रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर दी है, प्रपोजल के अगेंस्ट में एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आपने प्रपोजल एक्सेप्ट किया इसलिए आपने एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी कर दी। सेक्शन 9, प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। देखिए, प्रोमिसेस या तो एक्सप्रेस होगी या इम्प्लाइड होगी। एक्सप्रेस क्या होता है? जो कि वर्ड्स में हो, लिखित में हो, वो क्या हो गया? एक्सप्रेस्ड हो गई। जो कि वर्ड्स में ना हो, मौखिक या लिखित ना हो, किसी और तरीके से, तो वो हो गई इम्प्लाइड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द पेज।